हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड ए फेज वन एग्जाम के लिए हमारी ये खास सीरीज है जिसमें हम आपके लिए ऑल्टरनेटली डेज पे मॉर्निंग 7 AM पे लेक्चर लेकर के आते हैं। अभी क्वांट सब्जेक्ट हम लोग कवर कर रहे हैं और क्वांट में आज लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और इंटरेस्ट। वैसे तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो दोनों एग्जाम्स में ही प्रॉफिट लॉस पे 1 से 2 क्वेश्चन और इंटरेस्ट से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आप आरबीआई ग्रेड बी में नोट करोगे कि पिछले 2 सालों से प्रॉफिट एंड लॉस पे डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जहां पे क्वेश्चन की संख्या 5 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 तक भी हो सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी इन दोनों टॉपिक्स को लेकर के। और अगर उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हैं तो जाहिर तौर पे आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 1, 2 और 3 तीन लेक्चर आ चुके हैं। यहाँ हमने नंबर सीरीज, यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे हमने परसेंटेज और रेशियो टॉपिक डिस्कस किए थे। तो अगर आप पीछे जाकर के देखेंगे हमारी वीडियोस के अंदर, आपको ऑल्टरनेटली डेज पे पीछे ये आपको लेक्चर मिल जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारे लेक्चर्स आप जरूर देखें। कट ऑफ की मैं नहीं कह रहा, बल्कि एक डिसेंट स्कोर आप लेकर के आएंगे। कट ऑफ तो पक्का निकलेगी अगर आप भी मेहनत करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी को। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमारे लिए समझना जरूरी है। अगर वो चीजें हमें समझ में आ गई तो फिर हमारे लिए यहाँ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हम अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसी चीजें एग्जाम में आती हैं वही चीजें, बहुत नॉर्मल बेसिक चीजों पे हम काम करेंगे। मैं बेसिक बताऊंगा, लेकिन फिर एग्जीक्यूट आपको क्वेश्चंस के माध्यम से करना है। इसलिए आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा ताकि आप क्वेश्चंस भी साथ के साथ सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी है। तो उसमें सबसे पहली टर्म जो होती है दैट इज सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी जिस प्राइस पे किसी आर्टिकल को मैन्युफैक्चर किया जाता है या फिर उसको परचेज किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। यानी किसी आर्टिकल को बनाने में या उसको खरीदने में जो अमाउंट आप खर्च करते हो वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है। द सेकेंड टर्म इज सेलिंग प्राइस, एसपी। तो सेलिंग प्राइस का मतलब ये होता है कि किसी आर्टिकल को जिस प्राइस पे सेल किया जाता है, बेचा जाता है, वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको यही पता होना चाहिए। दूसरा, अगर कभी भी हमारा सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा कॉस्ट प्राइस से, तो जाहिर सी बात है हमें हमेशा प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्या होगा? हमेशा प्रॉफिट होगा। तो अगर प्रॉफिट होगा तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जितने में किसी आर्टिकल को सेल किया माइनस जितने में परचेज किया था, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, बट मेक श्योर यहां पे चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किए जाते हैं जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज बताना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बोलूं कि मैंने कोई आर्टिकल 15 रुपीज में सेल किया और वो परचेज किया था 12 रुपीज में, तो बताइए मेरा प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा? तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा? आवर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो दैट मीन्स वी मेक प्रॉफिट हेयर एंड द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इज 15 माइनस 12, दैट इज इक्वल टू 3। then profit percent is equal to profit 3 is calculated on cost price, that is 12, and for percentage we can multiply here by 100। तो देन 3 से गया 4, 4 से गया 25, द प्रॉफिट परसेंट इज 25%। ठीक है, तो सिंपली आपको ये चीज ध्यान रखनी है और यहीं से दूसरी चीजें भी बन जाएंगी। इफ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस, देन सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट आप माइनस कर दोगे। जस्ट प्लस माइनस आपको करना है, ये इधर आ जाएगा वो उधर चला जाएगा। एंड वेन एवर वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स सीपी प्लस प्रॉफिट, दैट इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सिंपल सी चीज ध्यान रखिएगा। और दूसरा सिनेरियो यहाँ पे क्या बनेगा? वेन एवर आवर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, दैट वी हैव अकर द लॉस हेयर। ठीक है, तो लॉस होगा तो दैट मीन्स यही हुआ कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज इक्वल टू लॉस। इफ वी परचेज एनी आर्टिकल इन रुपीज 15 एंड देन the selling price of that article be 12, so that means we make the loss here, and the value of loss is 15 minus 12, that is 3। and when we calculate loss percentage, that means fraction become 3 by 15 here, because profit and loss always occurred on cost price। ठीक है भाई, तो अगर cost price पे होगा तो फिर इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 3 by 15 इंटू परसेंटेज के लिए 100, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 5 से गया 20, तो वी मेक द 20% लॉस हेयर।
ठीक है, तो जो लॉस की वैल्यू होगी दैट इज 20%। तो ये बहुत ही बेसिक बातें हैं। और यहाँ पे इफ वी हैव टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस देन सीपी माइनस लॉस, ठीक है। व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस दैट मीन सेलिंग प्राइस एंड द लॉस, ठीक है। बनेगा, ये ही दो बेसिक हैं, इन दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है और इन्हें बनाना है, ठीक है। एक छोटी सी बात और यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस होता है दैट इज आवर बेस, तो ये वैल्यू हमेशा 100% होगी। तो वेन एवर वी अकर्ड द प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, इफ यू हैव एनी वैल्यू related to profit or loss, that if we have a profit of x% and we have a loss of x%, so in that case selling price become 100% plus x%, ठीक है। तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे बहुत जगह पे, एंड वेन एवर वी हैव लॉस दैट मीन सेलिंग प्राइस इज 100% माइनस x%, दैट इन टर्म ऑफ द परसेंटेज। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये किस केस में है, जब आपको परसेंटेज में कुछ भी दिया हुआ है। अगर मैं कहूं कि वी हैव इन एनी आर्टिकल अ पर्सन मेक्स एन प्रॉफिट ऑफ 15%, दैट मीन्स हिज सेलिंग प्राइसेस वी कैन डायरेक्टली से दैट इट्स 115%, एंड इन द सेम केस इफ यू अकर्ड द लॉस ऑफ 15%, in that case we can say that the selling price is 85%। तो डायरेक्टली आपको थोड़ा खेलना पड़ेगा, क्योंकि whenever there are lengthy question या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो वी नीड अ प्रॉपर, मतलब ऐसी आपको टर्मिनोलॉजी चाहिए जो जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर दे। तो आप परसेंटेज वाला तरीका ध्यान रखिएगा। वैसे ये चीज़ें रेशियो से भी बनाई जा सकती है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि इतनी ज़रूरत नहीं है कि मैं 20 मेथड आपको सिखाऊं। अगर आप एक ही मेथड पे फोकस करके अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यू कैन स्कोर मोर देन कट ऑफ मार्क्स इजीली, ठीक है। तो आपको उस टाइप का एफर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो दीज आर द टू बेसिक थिंग्स विच वी हैव टू रिमेंबर फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी एसपी सीपी, एंड वेन एवर वी occur the profit and loss, and on which price the profit and loss happen in cost in profit and loss। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ये इन केस ऑफ परसेंटेज। तो अब हम कुछ क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करेंगे, और मैंने पहले ही बोला है आपको कि वी आर नॉट गोइंग टू टाइम पास, है ना। मैं आपको वही लेवल बताऊंगा जो आरबीआई का लेवल है, जो नाबार्ड का लेवल है। कहीं एक आध क्वेश्चन इजी भी लूंगा, नाबार्ड का लेवल लूंगा, उसके बाद में आरबीआई का लेवल भी लूंगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एंड लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरेस्ट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हियर आर सम फ्रैक्शंस ऑन योर स्क्रीन, दीज फ्रैक्शंस आर वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर आप कहीं भी जहाँ कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा, अगर आप इनको रीड कर लेते हैं तो इट विल हेल्प अ लॉट इन कैलकुलेशन पार्ट। तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा। वी कैन सी हेयर 1 इज इक्वल टू 100%, अ कंप्लीट फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 एंड is similar to 100%, ठीक है। तो 1 is equal to 100%, then if we divide both side by the same number, here become all the fractions। जैसे आप देखोगे 1/2 it's 100/2, that becomes 50%। similarly here 1/3 it become 33 1/3 or 33.3। do not try to remember all these, क्योंकि फिर एनर्जी जाएगी। just write down these fractions on a page and उसे अपनी स्टडी टेबल पे लगा लीजिएगा। वेन एवर यू आर गोइंग टू सोल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, वहां से वैल्यू देखिए और सोल्व कर लीजिए। ये जुबान पे चढ़ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। तो सिमिलरली वी कैन से 1/4 इज इक्वल टू 25%, 1/5 इज 20, 1/6 इज, मैं सारे रिपीट नहीं करूंगा, बट इट्स यूअर ड्यूटी कि इनको लिखें, बार बार प्रैक्टिस करें। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर परत निशान। ये एक कहावत है, एक दोहा है कि जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं, क्योंकि कुएं से जो बाल्टी पानी भर करके आती है वो रस्सी पत्थर पे निशान छोड़ देती है। तो कोई ना कोई चीज़ें तो हमारे दिमाग में भी छोड़ के जाएगी ही जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये छोटा सा बेसिक सा काम था प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपको समझना था। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर 1। तो इट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ईयर 2018। प्रीवियस ईयर लेने के पीछे पर्पज ये है कि सो दैट यू कैन सी कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन आरबीआई ग्रेड बी, या क्या लेवल आपको पढ़ना है। और सिमिलरली दिस लेवल इज इक्वल टू नाबार्ड ग्रेड ए ऑल्सो, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, नोट दैट टाइप जो हम कवर करेंगे आगे एडवांस लेवल। पर नाबार्ड के लिए इतना लेवल तो चलेगा भैया जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज देयर वाज अ लॉस ऑफ 22% after selling an article at 40% discount। Similarly we have to discuss one more point here, that is related to discount, ठीक है। and discount is always calculated on MRP।
ठीक है, दैट इज एमआरपी, वी कैन से एमपी और सेल प्राइस। सेलिंग प्राइस एंड सेल प्राइस बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, सेल प्राइस एमआरपी एमपी, इन पे डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है। सिमिलरली वेन एवर वी कैलकुलेट सेलिंग प्राइस व्हेन देयर अकर्स प्रॉफिट और लॉस, तो वी कैन राइट दैट सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी एंड सेम सीपी माइनस लॉस इज इक्वल टू एसपी। तो सेम इन द केस ऑफ डिस्काउंट वी कैन से एमआरपी माइनस डिस्काउंट दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑल्सो। ठीक है, कि कोई आर्टिकल है उसका जो प्राइस है दैट इज सपोज 1000 एंड हेयर एनीवन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ सपोज 200 rupees, we are not going on the terms of percentage here, so discount is suppose 100 rupees, so we have to calculate the selling price, that is 1000 minus 100 it is equal to 900। ठीक है, और moreover if something is given like that कि a person हैव अ डिस्काउंट या लाइक कुछ ऐसा बोला गया है कि एम आर पी इज इक्वल टू सपोज 500 एंड द फाइनल प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज सपोज 400, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्काउंट परसेंटेज हेयर। तो फर्स्टली वी कैन सी व्हाट द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू यहाँ से देखेंगे तो डिस्काउंट इधर चला जाएगा एंड एसपी इज मूविंग हेयर, तो देन वी कैन से कि डिस्काउंट इज इक्वल टू एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस। तो दैट इज 500 माइनस 400, तो दैट इज इक्वल टू 100। तो वेन एवर वी गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्काउंट इन परसेंट इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, तो जस्ट मेक एन फ्रैक्शन फर्स्टली and that fraction become discount and we have to calculate the discount on MRP। तो 100 by 500 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से 0 और 5 से गया 20, तो दैट इज इक्वल टू 20%। तो वी कैन से द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट इज 20%। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक टर्म इन प्रॉफिट एंड लॉस या रिलेटेड टू डिस्काउंट और एमआरपी विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हेन एवर यू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि मैं एक क्लियर कट आइडिया आपको दे पाया होगा। नाउ वी कैन इजीली मूव टू द क्वेश्चन एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो गया है सबको कि आपका एसपी, सीपी, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, एमआरपी, दीज आर द बेसिक टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए। और इफ़ यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस तो वो अच्छा होगा, जितनी प्रैक्टिस कर पाए नाउ, इससे ज़्यादा कंसेप्ट तो होगा नहीं अलग। तो ओनली प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट यू नाउ आफ्टर क्लियर द बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, तो नाउ हेयर इज क्वेश्चन नंबर 1। वी कैन सी, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो, देयर वाज अ लॉस ऑफ 22% आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट 40% डिस्काउंट। कि लॉस होता है 40% डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है भाई, कितना? 40% डिस्काउंट देने के बाद 22% का। तो हेयर वी कैन सी, सो द शॉपकीपर हैड इंक्रीज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय 40%। अगर मैं सिंपली बोलूं कि हेयर इज सीपी दैट इज 100x। ठीक है, तो वो मार्क प्राइस जो है वो आर्टिकल का 40% इंक्रीज कर देता है। तो सीपी की बजाय यहाँ पे आप सिंपली, ठीक है, मार्क प्राइस इंक्रीज कर दिया ना उसने, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सो द शॉपकीपर हैड इंक्रीज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय 40%। तो जो न्यू एमआरपी है सपोज दैट इज 140x ले लेते हैं। ठीक है, अगर सपोज पहले 100 था तो 40% इंक्रीज हो गया। ठीक है, इफ हैड अलाउड द सेम डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, वो सेम डिस्काउंट दे रहा है 40% का ही। इफ ही अर्न रुपीज 184 एज प्रॉफिट आफ्टर इंक्रीजिंग द मार्क प्राइस, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, अब उसे 184 का प्रॉफिट हो रहा है, 184 का प्रॉफिट हो रहा है अगर वो सेम डिस्काउंट देता है तो। ठीक है भाई, अब यहां से एक सिंपली एक चीज समझो, अगर मैं कहूं कि पहले जो एमआरपी है वो 100x था, तो न्यू एमआरपी इतना हो गया। अब यहाँ पे वो 40% का डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 40%। 40% का मतलब 40/100 मीन्स 2/5। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर उसका एमआरपी 5 रहा होगा तो उसने डिस्काउंट 2 दिया होगा, देन इन दैट केस उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 3 होगा, यही होगा। अब यहाँ से अगर मैं एमआरपी देखूँ तो 5 की जो वैल्यू है, ठीक है, 5 की जो वैल्यू है वो 100x है, तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस रहा होगा 5 से ये 20x से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 20x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो सेलिंग प्राइस रहा होगा वो 60x रहा होगा इन दैट केस। ठीक है, और यहाँ पे उसे लॉस हो रहा है 22% का, तो परसेंटेज की फॉर्म में अगर मैं बोलूँ कि अगर उसका सीपी 100% है इस केस में, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 78%। इतना ही तो होगा भाई, 22% का लॉस हो रहा है, और एसपी की वैल्यू ये है यहाँ पे।
ठीक है, तो अगर एसपी की वैल्यू ये है तो 78% की वैल्यू इज 60x, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 60/78 इंटू 100x, तो ये 0, ठीक है भाई, ये 6 से कैंसिल होगा 13, तो इट बिकम 1000/13x, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, तो यहां से कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आप यहां पे ये देखिए कि अगर वो सेम डिस्काउंट देता है यहाँ पे कितना 40%, तो अगर यहाँ पे 40% का वो डिस्काउंट देगा तो डिस्काउंट कितना होगा, 40% लेंगे 140x का, तो 14 4 जा 56x, तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा यहाँ पे दैट बिकम 140x माइनस 56x, तो दैट इज इक्वल टू 84x। ठीक है, और अगर हमारा जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज 100/13x, इतना हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो अब उसे जो इफ ही हैड अर्नड 184 एज प्रॉफिट, अब उसका जो प्रॉफिट है वो 184 है, तो दैट मींस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस इज 84x माइनस कॉस्ट प्राइस इज 1000/13x, दैट इज इक्वल टू 184। तो अब ये देखो कैलकुलेट करें तो ये 13, तो ये 13 4 जा 52, तो 5 से गया 13 8 जा 104 प्लस 5, तो 109 माइनस 1000, और ये x तो होगा ही, दैट इज इक्वल टू 184, तो ये बच गया 92/13x, दैट इज इक्वल टू 184, 92 से गया 2, तो x की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 26। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, और कॉस्ट प्राइस इज कितना 1000/13x, तो 1000/13 इंटू 26, तो ये गया 2 से, तो दैट इज इक्वल टू 2000। तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो, थोड़ा सा लेंदी है। देखो अब अगर आपको पता है बेसिक चीजें तो प्रोसेस में तो टाइम नहीं लगेगा, अगर आपको यही क्लियर नहीं है कि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर आपके लिए मुश्किल होगा। तो थोड़ा सा लेंदी साइड पे तो था क्वेश्चन, बट मुश्किल नहीं है। ठीक है, बट मुश्किल नहीं है, आप इजीली इसको बना सकते थे। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आरबीआई ग्रेड बी 2018 का ही क्वेश्चन है। देखो क्या है, ए शॉपकीपर सेल्स 2 प्रोडक्ट ए एंड बी, 2 प्रोडक्ट सेल कर रहा है ए और बी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से बनाया करो। ठीक है, आप एग्जीक्यूट करो ना, साथ के साथ देखो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, उससे इंप्रूवमेंट होगी ना, देखने से थोड़ा होता है। आपको मैं पूरा कोर्स दे देता हूँ, आप देखते रह जाओगे, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जीक्यूट नहीं करोगे, पेपर में सोल्व नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ पेपर और कॉपी पेन उठाइए और सोल्व भी किया करो साथ के साथ। ठीक है, ये मत सोचो कि फ्री वीडियोज हैं तो फ्री में तो कोई ऐसा ही पढ़ाता होगा। मैं हमेशा अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ, हमारी पूरी टीम आपके लिए, चाहे फ्री सेशन है, चाहे पेड है, चाहे कुछ भी है। ठीक है, तो आपके लिए आपका समय कीमती है, समय ले रहे हैं तो अच्छा कंटेंट देंगे, प्रैक्टिस करो। देखो क्या है, अ शॉपकीपर सेल्स 2 प्रोडक्ट ए एंड बी, ही सेल प्रोडक्ट ए एट x% प्रॉफिट एंड प्रोडक्ट बी एट 8% लॉस। ठीक है, द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ प्रोडक्ट इज ₹4344 एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी आर इन द रेशियो 4:3। ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है, जो दोनों का कॉस्ट प्राइस है दैट इज इन रेशियो 4:3, तो हमने यहाँ 4x और 3x ले लिया। एक सवाल सबके मन में आता होगा, सर आप x क्यों ले लेते हो, ताकि जो एज्यूम्ड वैल्यू है या रेशियो में वैल्यू है और जो ओरिजिनल वैल्यू उसमें डिफरेंस पता रहे हमें, इसलिए लेते हैं, अदरवाइज कोई कारण नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, अब ये भी समझिएगा कि इफ द शॉपकीपर हैड सोल्ड प्रोडक्ट ए एट द लॉस परसेंट इक्वल टू the loss percent occurred on selling article product B, then its selling price would have been this। ठीक है, कि अगर आर्टिकल ए को, इस आर्टिकल ए को, इस 4x को सपोज वो उतने ही लॉस पे सेल कर देता है जितना बी पे लॉस हुआ है, तो बी पे 8% का लॉस हुआ है, तो अगर इसका 8% का लॉस देखूं मैं तो इसका सेलिंग प्राइस इसका 92% होगा, और दैट इज इक्वल टू 2208। तो यहां से अगर मैं 100% ऑफ 4x निकालूं तो दैट इज इक्वल टू 2208/92 इंटू 100। ठीक है भाई, तो ये 23 से कैंसिल होगा 4, ये 4 से कैंसिल होगा 23, ये 4 से होगा 25। क्या ये 25 से हो रहा है, 23 9 जा 207, तो ये 38, 23 6 जा, तो ये बनेगा 25 6 जा 150, 15 25 नहीं बात 225, तो ये 2400 बन गया। तो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए इज 2400, तो इसकी वैल्यू इतनी है, तो ये 4:3 में है, तो इंटू 600 हुआ होगा, तो दैट विल बिकम 1800। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू इतनी है तो 3x की वैल्यू 1800 होगी। अब हम यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सेल्स प्रोडक्ट ए एट x% प्रॉफिट,
तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सीपी प्लस x% ऑफ ए। समझ रहे हो ना, इसका x% प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस हो गया सीपी प्लस प्रॉफिट, और बी पे उसे लॉस हो रहा है तो 1800 का क्या लेंगे 92%, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में उसे 8% का लॉस हो रहा है, और तब उसका जो सेलिंग प्राइस है टोटल दैट इज इक्वल टू 4344। अब इसे सोल्व कर लें भाई, तो 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल, तो ये 24x बचेगा, और दैट इज इक्वल टू 4344 माइनस 2400, और माइनस 18 टू जा 36, 3 18 9 जा 162, और 3 165। ठीक है, तो ये तो कितना बन गया भाई 4344 माइनस 24 4056, तो 344 में से 56 गया, तो ये कितना बन गया 44 गया, 12 बचेगा तो 288, तो x की जो वैल्यू होगी दैट इज 288 डिवाइड बाय 24, तो ये सिंपलीफाई होगा 12 से। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x बतानी है तो दैट इज 12%, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थोड़े से लेंदी है बट ये नाबार्ड का भी लेवल है, याद रखिएगा, इतना लेंदी पूछ सकता है नाबार्ड। नाबार्ड स्टेटमेंट पे या थोड़ा डीआई उस पे नहीं जा रहा है अभी, लेकिन लेंदी क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है ना। ठीक है, चलो, बहुत लेंदी नहीं, जैसे ये क्वेश्चन है ये नाबार्ड के लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो क्या है, cost price of B is rupees 180 more than the cost price of A. Cost price of B is 180 more than the cost price of A. A is sold at a profit of 20%. B is sold at a loss of 40%. तो ratio of the selling price of A and B is this. तो what is the cost price of A? अब ये A है, ये B है, मान लीजिए दोनों के CP भी A और B है। A is sold at 20% profit. तो इसका selling price क्या होगा 120% of A, एंड बी सोल्ड एट लॉस ऑफ 40%, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा 60% ऑफ बी, एंड द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी इज 5:4, तो दैट इज 5:4। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। अब देखो ना सिंपली, अगर मैं यहाँ से 60% से इसको कैंसिल कर दूं तो 2, तो ए बाई बी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो दैट इज इक्वल टू 5:8, तो यानी कि दोनों का जो सीपी होगा दैट इज इन द रेशियो 5:8, और जो कॉस्ट प्राइस ऑफ बी है दैट इज 180 मोर देन ए, तो ये यहाँ से कितना ज़्यादा है 3, तो 3 की वैल्यू 180, तो 1 की वैल्यू क्या होगी ये गया 60 से, तो 5 की वैल्यू इज 5 इंटू 60 दैट इज 300, एंड 8 इंटू 60 दैट बिकम्स 480, तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज 300, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हेयर। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, ये नाबार्ड का लेवल है, आप इसे इजीली कर सकते हो। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, दिस इज द आरबीआई ग्रेड बी लेवल, ये नाबार्ड का लेवल नहीं है। ठीक है, नाउ देखो क्या है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% मोर देन द सीपी ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो व्हेन इट इज सोल्ड एट x% डिस्काउंट देन -% प्रॉफिट इज ऑब्टेन्ड, एंड दैट वैल्यू कम्स फ्रॉम द ऑप्शंस, ये पहले वाला ऑप्शन यहाँ पे आएगा, एंड व्हेन इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2x% देन -% प्रॉफिट इज ऑब्टेन्ड। तो which of the following option are possible for the blanks in same order, तो we have to put the values in the blanks from option number A, B, C, D and E, तो these values are for blank number 1 and these values are for blank number 2। ठीक है, तो here आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत जरूरी है। whenever we have to make a relation between cost price and MRP, just remember this trick कि we have to make an ratio between CP and MRP, so just write down this 100 minus discount, ठीक है, and 100 plus profit, तो you will get the exact ratio between cost price and MRP। ये एक ट्रिक है, मैंने बनाई है प्रैक्टिकली और मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हर जगह लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% मोर देन द सीपी, तो वी कैन से दैट द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एमआरपी इज, अगर सीपी 100 होगा तो दैट मीन्स एमआरपी इज 60% अबव, तो वी कैन से दैट रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एमआरपी बिकम्स इन द रेशियो ऑफ 5:8, 20 से सिंप्लीफाई हो गया, तो रेशियो बिटवीन सीपी एंड एमआरपी बिकम 5:8। नाउ द थिंग इज, आपको यहाँ पे काम करना है, क्या है कि ये सीपी है, ये एमआरपी है। अब वो क्या बोल रहे हैं देखो कि व्हेन इट इज सोल्ड एट x% डिस्काउंट, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि सीपी माइनस एक्स, ठीक है,
एमआरपी कितना 100 प्लस प्रॉफिट, एंड दैट वैल्यू कम्स फ्रॉम वेयर, ऑप्शन ए बी सी डी, ये वाली पहले वाली वैल्यू। और ये जो रिलेशन है दैट विल बिकम 5:8, जिससे बन जाएगा वही हमारा आंसर है। बट यहाँ पे हमें दो कंडीशन चेक करनी है कि पहले वाली हो सकता है कि सेटिस्फाई हो जाए, बट द सेकंड कंडीशन इज दैट कि वेन एवर डिस्काउंट बिकम्स 2x%, देन द प्रॉफिट परसेंट बिकम्स ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो रिलेशन चेक करने हैं। नेक्स्ट इज 100 माइनस 2x और 100 प्लस जो भी ये वैल्यू है, दोनों में रेशियो 5:8 बनना जरूरी है। ठीक है, अब देखो बनता है कि नहीं। अगर मैं पहली वैल्यू उठा लूं 60, ठीक है, तो ये 160 हो गया, तो 8 की वैल्यू 160 होगा, तो इंटू 20, तो यहाँ भी 5 इंटू 20 करोगे तो इसकी वैल्यू 100 आनी चाहिए। इसकी वैल्यू 100 कैसे आ सकती है, 100 में से क्या 0 माइनस करें तब 100 आएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गया काम से। अब दूसरा देखो 100 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है 20, ठीक है भाई, सॉरी प्रॉफिट है, ये तो एक्स ही है, तो ये 100 प्लस 20, तो ये 120। अब 5:8 होगा, तो ये 120 बन गया, तो 8 की वैल्यू 120 इंटू 15, तो यहाँ भी 5 की वैल्यू 5 इंटू 15 75, तो x की वैल्यू 25 आ गया। अब जब इसका डबल करोगे तो ये 50, यानी ये 50 बच गया, और जब इसका डबल करोगे तो प्रॉफिट कितना, फिर 8 रहना चाहिए, तो ये 108। तो इन दोनों में तो ये रेशियो नहीं बना दोबारा से, तो ये भी गया काम से। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करो। अब यहाँ से ये भी देख लिया करो कि ऑप्शन ए और बी नहीं है आंसर, तो ए यहाँ पे गिवन है तो ये भी नहीं है, बी यहाँ पे गिवन है ये भी नहीं है, ऑल आर पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है भाई, ऑल आर पॉसिबल भी नहीं है। एक सेकेंड प्लीज, 1 सेकेंड प्लीज। ठीक है, तो ऑल आर पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये भी गया काम से। ए एंड डी एंड ई भी नहीं है, क्योंकि ए तो है ही नहीं, तो यही बच गया भाई। बाकी बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने इतना चेक कर लिया तो थोड़ा सा आपका ध्यान किस पे होना चाहिए, आपका ध्यान बच्चे यहाँ पे भी होनी चाहिए, ऑप्शंस पे भी, ताकि आप जल्दी से कैलकुलेट कर पाए। आप चेक कर लो, मैं एक ऑप्शन ये चेक करके दिखा देता हूँ आपको, 4428, कि अगर 100 माइनस एक्स होगा और यहाँ 100 प्लस 44 होगा, तो ये बन गया 144। अब रेशियो है 5:8, तो 8 की वैल्यू 144 तो इंटू 18 होगा, तो 5 इंटू 18 करोगे तो 90, तो x की वैल्यू बन गई 10। अब इसका डबल करोगे तो 100 माइनस 10 की जगह 20 होगा, क्योंकि 2x का डिस्काउंट है, और प्रॉफिट कितना 28, तो ये बन गया 100 प्लस 28, तो 128, तो ये बन गया 80, ये 128, तो ये 16 से गया 5 और ये 8, तो सेम रेशियो बन रहा है, तो ये दोनों सही होंगे यहाँ पे। दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। बट आपको थोड़ा दिमाग लगाना है यार, अगर आप नहीं करोगे इस तरीके से तो फिर परेशान हो जाओगे। बार बार इतनी वैल्यू थोड़ा पुट हो सकती है, एक दो पुट करके ऑप्शन एलिमिनेट किया करो और जल्दी से आंसर किया करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, दो क्वांटिटी दी है और दोनों को रिलेशन बनाना है हमने। क्या कह रहा है क्वांटिटी 1 में, द मार्केट प्राइस ऑफ द वॉच इज ₹720, यानी कि एमआरपी जो है वो 720 है। ठीक है, ए मैन बोट द सेम फॉर 550.80 आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, द फर्स्ट बिंग 10%, द सेकेंड इज। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी पहला डिस्काउंट दिया 10%, तो 720 का 10% इज 72, तो उसके बाद इसकी जो वैल्यू बची 720 माइनस 72, तो ये 52 गया, तो 648 बची। इस पे एक और डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद जो प्राइस है दैट इज 550.80। अब मुझे क्या पता इस पे कितना डिस्काउंट है, तो पहले वो डिस्काउंट देखो कितना है, 648 माइनस 550.8, तो ये अगर मैं इसको 2.8 दे दूं तो ये 650.8 बन जाएगा 2.8 देने पे, तो हमारे पास 100 बचेगा, तो 100 माइनस 2.8 तो 97.2, तो जो सेकंड डिस्काउंट है वो 97.2 का है। बट इसके लिए तो एमआरपी ये है ना, तो 97.2 का डिस्काउंट इज गिवन ऑन 648। तो अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल के नाम का एक और 10 ले लो, 2 से गया 2 3 2 4, 2 से गया 5, और ये फिर गया 3 से, द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट इज 15%। ठीक है, नाउ मूविंग टू द क्वांटिटी नंबर 2, द लिस्टेड प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 270 एंड इट इज अवेलेबल फॉर दिस, तो रेट ऑफ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना होगा, लिस्टेड प्राइस माइनस द अवेलेबल प्राइस 237 पॉइंट दिस, तो 2 से जो 2 गया, 70 माइनस 30 40, 40 माइनस 3 733, तो इट्स 32.4।
ठीक है, तो अब 32.4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 270 इंटू 100। तो डेसिमल के नाम का एक और जीरो नीचे, तो नाउ 2 से गया 5, 2 से इट्स बिकम्स 135, अगेन 5 से गया 727 और ये गया 12 से। तो द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी 2 इज 12%। तो ये 15 है, ये 12 है, तो क्वांटिटी ए इज ग्रेटर देन क्वांटिटी, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। तो ये आप यहाँ पे आराम से बता सकते थे। ठीक है भाई, तो इजीली हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, और बेसिक नॉलेज, इससे सोल्व हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करना है, हम घबरा जाते हैं पेपर में। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करके गए होंगे तो मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड तो होना ही चाहिए उस टाइम पे वहाँ। दूसरा, अगर प्रैक्टिस करके गए हो तो कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस का ही गेम है सारा। अब देखने में कितना लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, बट देखते हैं क्या है। ए मैन बोट 2 बैट एंड 6 आइडेंटिकल बॉल्स, ही सोल्ड ऑल ऑफ दैम इन अ डे, कैलकुलेट इज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अगर आपको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट बताना है तो सिंपली दो चीज है, हमारे पास एसपी और सीपी दोनों होना चाहिए। जिस भी स्टेटमेंट से हमने एसपी और सीपी बना लिया एग्जैक्ट, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, या रेशियो में बन जाए, परसेंटेज ही तो बताना है। एसपी और सीपी में रिलेशन बन जाए तो चाहे रेशियो में बन जाए, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रही है, देखो, ही सोल्ड 1 बैट एट अ प्राइस ऑफ ₹600, ठीक है, एंड द अदर एट दिस। तो जो बैट है, बैट का जो सेलिंग प्राइस होगा दैट इज 600 प्लस 420, यही होगा भाई। एंड प्रॉफिट इज 20% ऑन बोथ बैट। तो यहां से बैट पे अगर प्रॉफिट पता है 20% का है, तो इनका सीपी भी आ जाएगा। तो बैट वाली सिचुएशन तो क्लियर है, ठीक है, लेकिन हमें ओवरऑल बताना है, तो हमारे पास बॉल भी होनी चाहिए। ईच बॉल इज सोल्ड एट 12%। अब जो बॉल है, बॉल पे प्रॉफिट है 12% का। अब बच्चे अगर बॉल पे प्रॉफिट है 12% का, तो हम यहां से थोड़ा कैलकुलेट कर पाएंगे ऐसे सीपी और एसपी, या इस तरीके से रिलेशन तो बना लेंगे, लेकिन उससे ये तो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे कि ये कितना हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ बॉल अलग है, 6 आइडेंटिकल बॉल है, सेम है, और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट 20% है, तो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो अकेले इससे ओवरऑल प्रॉफिट नहीं बता पाएंगे। ठीक है भाई, अकेले इससे ओवरऑल प्रॉफिट नहीं बता पाएंगे। नाउ मूविंग टू द स्टेटमेंट नंबर 2, कि प्रॉफिट अर्न फ्रॉम 6 बॉल इज दिस। 6 बॉल पे जो प्रॉफिट है वो 36 है। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी और एसपी पता होना चाहिए, बॉल का नहीं पता है, तब तक ओवरऑल थोड़ा बता पाएंगे। ठीक है, तो यहां देखो प्रॉफिट अर्न ऑन फ्रॉम बोथ बैट इज दिस, और बैट का प्रॉफिट भी पता है कितना है 170। तो इससे एसपी और सीपी तो नहीं पता चल पाया ना, तो अकेले इससे भी नहीं होगा। नाउ मूविंग टू द पॉइंट नंबर 3, प्रॉफिट अर्न ऑन ईच बैट इज 20%। ठीक है, जो हर एक बॉल का जो प्रॉफिट है, सॉरी बैट का जो प्रॉफिट है, बैट पे जो प्रॉफिट है दैट इज 20%, while the cost price of each ball is, cost price of each ball is, ठीक है, दैट इज ₹50। ठीक है, तो इससे भी नहीं बता पाएंगे। अब मेरे पास कोई सिचुएशन नहीं है कि मैं एनी वन ऑफ दैम से सोल्व कर पाऊँ। ठीक है, तो उसके बाद हमेशा कंबाइंड वाला उठाया करो। जैसे यहाँ पे मैं देखूं कि एनी टू, एक एक से तो नहीं होगा, अब फिर दो दो से हो सकता है कि नहीं, तो यहाँ एक ऑप्शन है एनी टू ऑफ दैम 3 टुगेदर आर सफिशिएंट, तो ये वाला ऑप्शन चेक, ऑप्शन चेक को भी प्रेफरेंस दो ना। सबसे पहले ये देखो कि क्या इंडिविजुअल से हो सकता है, नहीं, फिर दो कंबाइन करके हो सकता है तो वो देखो, फिर अदरवाइज फिर तीसरे पे जाओ, यही प्रोसेस है। अब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दूं, ठीक है भाई, अब देखो सिंपल सी बात है, यहां मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं ये देखो 600 का 20% लूं तो प्रॉफिट होगा कितना 120, और 420 का 20% लूं तो प्रॉफिट होगा मुझे लगता है 84, जो भी है। ठीक है, सॉरी इस पे नहीं कैलकुलेट करेंगे तो सेलिंग प्राइस है, तो मतलब यहां से सीपी आ जाएगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करके बनाओगे तो आ जाना है। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब मुझे यहाँ पे अगर मुझे बॉल का भी सीपी और एसपी पता चल जाए, अब यहां हर एक बॉल पे अगर प्रॉफिट हो रहा है 36 और यहां पे प्रॉफिट हो रहा है 12%, तो फिर मेरा सीपी भी निकल आएगा और एसपी भी निकल आएगा, बॉल का भी, तो बैट का एसपी सीपी भी निकल गया और बॉल का भी निकल गया, तो फिर ओवरऑल प्रॉफिट निकालने में क्या दिक्कत है, तो इससे हो जाएगा। ठीक है, अब जब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट कंबाइन करें भाई, तो अब देखो यहां पे बैट का प्रॉफिट पता है, ठीक है, और बैट पे प्रॉफिट भी पता है,
परसेंटेज में ही पता है, एग्जैक्टली भी पता है, तो निकल आएगा आराम से एसपीसीपी। अब यहाँ पे बोल पे प्रॉफिट पता है और बोल पे का कॉस्ट प्राइस भी पता है, तो फिर यहाँ से भी एसपीसीपी निकल आएगा। तो दोनों से अगर बैट का भी बोल का भी प्रॉफिट से सीपी एसपी निकल गया तो प्रॉफिट भी निकल आएगा, तो इससे भी हो जाएगा। अब अगर तीसरी क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, फर्स्ट और थर्ड। अब बच्चे सेम सिचुएशन यहाँ से है कि प्रॉफिट है यहाँ पे पता है बैट पे कितना है 20%, और यहाँ भी प्रॉफिट बैट पे 20 है, मैच कर गया। और बॉल का प्रॉफिट परसेंटेज में पता है, यहाँ सीपी पता है, तो सीपीएसपी भी निकल आएगा, तो इससे भी पॉसिबल है। तो यही आपका राइट आंसर बनेगा कि एनी टू ऑफ द थ्री टुगेदर आर सफिशिएंट, कि कोई भी दो उठा के आप इजीली इसको बना सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा यहाँ पे वो होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ठीक है, अब यहां पे देखो कि क्या दिया गया है कि अ टेबल एंड ए फैन आर सोल्ड फॉर ₹6,000 ईच। एक टेबल का प्राइस भी, सेलिंग प्राइस 6,000 है और फैन का भी 6,000 है। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन? फैन का कॉस्ट प्राइस बताइए क्या होगा। ठीक है, अब देखो जो पहला है, ठीक है, जो स्टेटमेंट 1 है, दैट इज द टेबल इज सोल्ड फॉर ए डिस्काउंट ऑफ दिस। अब टेबल का जो टेबल है उसका डिस्काउंट जो है वो 16.66 है, तो दैट मीन्स 1/6 है। 1/6 किसका होगा? एमआरपी का। ठीक है, तो डिस्काउंट अगर आपका 1 है तो एमआरपी यहाँ पे आपकी 6 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा आपका 5 होगा। और टेबल का जो सेलिंग प्राइस है वो 6,000 है, तो 5 की वैल्यू 6,000, तो 6 की वैल्यू 7,200। ठीक है भाई, तो यहाँ पे तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बट कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे? यहाँ तो इतना पता ही नहीं है आपको। टेबल पे डिस्काउंट पता है, तो टेबल का एमआरपी और सेलिंग प्राइस आ गया ना सिर्फ, तो इससे तो नहीं होगा। फिर स्टेटमेंट 2 देखो उठा के क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन, जो फैन है, फैन का जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन द टेबल। टेबल पे डिस्काउंट कितना है? तो टेबल पे जो डिस्काउंट है यहां से दिया गया, ठीक है, ऊपर नहीं दिया गया था। डिस्काउंट ऑफ द टेबल हमें पता ही नहीं है, हम अकेले स्टेटमेंट में तो यूज नहीं कर सकते ना, हमें क्या पता डिस्काउंट कितना है टेबल पे, हम नहीं जानते, तो स्टेटमेंट से भी नहीं होगा। अब थर्ड स्टेटमेंट चेक करूं तो द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल एंड द फैन इज दिस। ठीक है, कि टेबल और फैन के कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस 200 का है, तो इससे भी कुछ नहीं बन सकता भाई। तो इंडिविजुअल से तो नहीं बनेगा, बाकी फिर टुगेदर देखो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे टुगेदर देखूं तो अगर मैं 1 और 2 को मिला दूं, अगर 1 और 2 को मिला दूं तो यहाँ से कहानी सही हो रही है हमारी, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, 5 की वैल्यू 6,000 है, तो 1 की वैल्यू 1200 है। तो जो फैन का सीपी आएगा दैट इज इक्वल टू 4800। तो अगर फैन का सीपी 4800 है और यही बताना है हमने, तो हो गया सोल्व 1 और 2 से। लेकिन क्या इन दोनों से हो जाएगा? इन दोनों से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपको डिस्काउंट की वैल्यू पता ही नहीं है, तो बाकी किसी से सोल्व नहीं होगा, सिर्फ 1 और 2 को मिलाने से सोल्व होगा। ठीक है भाई, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 होगा। बाकी आप भी चेक करें, आपका आंसर का भी मुझे इंतजार रहता है हमेशा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक टाइप का डीआई है, ठीक है, और बहुत शानदार सा डीआई है, आपसे पेपर में बहुत बार पूछता है वो इस तरीके से। द फर्स्ट बार ग्राफ शोज द मार्क्ड अप प्राइस ऑफ द आर्टिकल with respect to their cost price and the second bar graph shows the discount percent given in the respective articles। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मार्क्ड अप परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू, कि अगर आर्टिकल पी का सीपी 100 है तो उसका जो एमआरपी होगा दैट इज 150%, तो यानी इसका एमआरपी बनेगा 150। और फिर यहाँ पे जो दिया गया है वो डिस्काउंट परसेंट है कि पी पे 30% का डिस्काउंट है, तो अगर यहाँ से डिस्काउंट 30% है तो 150 का 30% इज 45, तो इसका जो सेलिंग प्राइस बचेगा दैट इज 105। ऐसे रिलेशन बनाना है दोनों ग्राफ से। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या दिया है वो आपको देखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कोस्ट प्राइस ऑफ पी इज 10% मोर देन द कोस्ट प्राइस ऑफ आर। पी का जो कोस्ट प्राइस है वो 10% मोर देन है कोस्ट प्राइस ऑफ आर से, तो इफ सेलिंग प्राइस ऑफ आर इज दिस तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ पी। अब देखो पहले पी पे खेलते हैं भाई। ठीक है, तो आर पे खेल लो, चलो पी तो पी पे बाद में चलेंगे क्योंकि पी की वैल्यू आर पे डिपेंड कर रही है। आर का जो सेलिंग प्राइस है वो हमें 320 गिवन है। ठीक है, अब सिंपली यहां से एक चीज देखो कि अगर मैं मान के चलूं कि लेट आर का जो सीपी है, आर का सीपी वो 100 है,
ठीक है, तो इसका एमआरपी क्या होगा भाई? इसका एमआरपी आप यहां से देखोगे, ये आर है, तो इसका एमआरपी होगा 160% ऑफ सीपी, तो 160। फिर आर पे जो डिस्काउंट है दैट इज 60%, तो डिस्काउंट 60%, एमआरपी पे देंगे 160 का 60% इज 96। तो इसका जो सेलिंग प्राइस बचेगा एज पर आवर एज्यूम्ड वैल्यू दैट इज 160 माइनस 96 दैट इज इक्वल टू 64, बट इट इज गिवन 320 इन द एक्चुअल फॉर्म। ठीक है, तो दैट मीन्स 64 इज इक्वल टू 320, तो 1 इज इक्वल टू 5। नाउ वी कैन सी दैट कोस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल आर इज 500। ठीक है, नाउ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट cost price of P is 10% more than the cost price of R. So now we can calculate the cost price of P, that is 110% of 500, that is cost price of R. So we can see here the cost price become 550. Now we can see in the table that MRP of P is 150% of its cost price. The MRP is 150% of 550. But now look at the table of discount values. We can see here discount on article P is 30%. So we can say that selling price of article P is 70% of MRP, क्योंकि 30% का डिस्काउंट है भाई। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 70% ऑफ MRP दैट इज 150% ऑफ 550। तो ये 0 से 0 कैंसिल, दिस 0 से दिस 0 कैंसिल, 50 से गया 3, इट्स बिकम 2, तो 7 3 जा 21 इंटू 5 दैट इज 105, 105 प्लस 10 दैट इज 115 बाई 2, तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 0.5, तो इट बिकम्स 577.5। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया सबको? तो इस टाइप से चीजें होंगी, दिस इज द लेवल ऑफ आरबीआई ग्रेड बी। तो मैं इसे भी थोड़ा ऐसा बोलूंगा कि हाँ सिमिलर ही है, थोड़ा मुश्किल और भी आ सकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस जब करो तो अच्छे लेवल पे करो। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। तो ये आरबीआई ग्रेड बी का ही क्वेश्चन है इन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर 2021, 2021 में पूछा गया। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। The table below shows the cost price and selling price of 6 different articles sold by a shopkeeper. 6 different articles sold by a shopkeeper. These are the article P, Q, R, S, T, U. In the next column, cost price of some values is given. In the next, there is selling price of some values, some articles. This is the cost of transport. This is profit percent and loss percent, and some values are missing. Also read the note in very जब भी क्वेश्चन सोल्व करने बैठो पहले पढ़ लो भाई नोट क्या है। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि जितना कॉस्ट प्राइस है प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऐड करोगे दैट विल बिकम द टोटल कॉस्ट प्राइस। तो इन द क्वेश्चन नंबर 9 वी कैन सी दैट इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एस इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल टी, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एस। तो टी पे जाइए ना पहले भैया, तो जब टी पे जाएंगे तो वी कैन सी हियर cost price is 8000 and the profit is 15%। ठीक है, तो that means आपका CP जो है that is 8000 और अगर प्रॉफिट है 15% का, ठीक है भाई, तो then find the T पे गए ना हम, हाँ ठीक है। और लेकिन समस्या क्या है यहाँ पे कि द कोस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एस इज 20% मोर देन द कोस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल टी। तो सिंपली निकाल लो ना कि एस का जो सीपी होगा दैट इज 8000 का 120%, तो इट्स बिकम 9600। ठीक है, 9600। अब आर्टिकल किसकी बात हो रही है? एस की, ये रहा आर्टिकल एस। 500 फॉर द चार्जेज ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट मीन द टोटल सीपी इज इक्वल टू 9600 प्लस 500, तो दैट इज इक्वल टू 10100। और यहाँ पे जो लॉस है वो 12% है, तो लॉस अगर 12% है तो दैट मीन्स सेलिंग प्राइस इज 88% ऑफ कॉस्ट प्राइस 10100। तो ये 20 से 20 कैंसिल, इट बिकम 8888। तो जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसे सोल्व कर सकते हो भाई। कोई दिक्कत है तो बताइए, बना सकते हो, आराम से बना सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरबीआई ग्रेड बी 2022 के पेपर में पूछा गया है, बट मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो।
मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको हमेशा होमवर्क देता हूँ, वो कमेंट बॉक्स में आप टाइप किया करो, बताया करो कि इसका आंसर क्या है। ठीक है भाई, जिसका भी मोस्टली बहुत सारे लोगों के साथ मैच करेगा दैट मीन्स वो राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता देंगे लास्ट में इसका आंसर क्या है, बट अभी वीडियो पॉज करके इसको सोल्व कर लो, और इसका आंसर चेक करने के लिए लास्ट में जाके वीडियो देखना, मैं लास्ट स्लाइड में ये बता दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने इंटरेस्ट से लिए हैं। ठीक है, अब इंटरेस्ट में बहुत कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं पूरा इंटरेस्ट का बेसिक बेसिक बातें भी यहाँ डिस्कस करना शुरू करूँ तो आई थिंक दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम होगा हमारे लिए, तो कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, रवि बोरोड सम ऑफ ₹6300 फ्रॉम नेहा। ये रवि है, रवि ने कुछ पैसा नेहा से उधार लिया एंड द अमाउंट इज 6300। ठीक है भाई, नेहा से रवि ने लिया एट द रेट ऑफ 40% पर एनम फॉर 3 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14%, दैट इज फॉर 3 ईयर। ठीक है, एंड ही एडिड सम मोर मनी इन इट एंड लेंट इट टू आरजू एट 16% पर एनम फॉर 3 ईयर। रवि ने क्या किया, इसी 6300 के अंदर कुछ और अमाउंट ऐड किया और ये आरजू को उसने दे दिया आगे। ठीक है, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दैट अमाउंट इज 16% एंड दैट इज इक्वली फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस ही अर्नड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹618। तो फाइंड हाउ मच अमाउंट डज ही एडिड। तो कितना अमाउंट उसने ऐड किया, देखिए भैया प्रॉफिट है किसका, रवि का। तो अगर मैं रवि के प्रॉफिट की बात करूं तो रवि का प्रॉफिट कितना होगा, अब रवि को प्रॉफिट इस अमाउंट पे हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप देखिएगा कि 6300 तो उसने नेहा से उधार लिया था, तो 6300 पे तो सिर्फ 2% की का ही प्रॉफिट होगा ना उसे। तो रवि का प्रॉफिट अगर हम कैलकुलेट करें तो 6300 पे ही मेक 2% ओनली फॉर 3 ईयर। ठीक है, प्लस द अमाउंट ही एडिड वाज ₹X एंड ऑन दैट अमाउंट ऑल द प्रॉफिट इज अर्नड बाय हिमसेल्फ। ठीक है, सारा का सारा प्रॉफिट उसका है, तो एक्स पे तो 16%, 3 साल का जो प्रॉफिट हुआ वो सारा उसी का है, एंड द टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 618। तो हेयर वी कैन सी 2% ऑफ दिस इज 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो ये बनेगा कितना, 126 या 378। तो दैट वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 618, दैट इज इक्वल टू 48% ऑफ एक्स। ठीक है, कैलकुलेशन पे थोड़ी पकड़ होनी चाहिए आपकी। ठीक है, अब मैंने लास्ट क्लास में परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं ये बताया था, अगर आपने नहीं देखी है तो जाइए और देखिएगा। इससे पहले 3 लेक्चर आ चुके हैं, आपको सारे देखने चाहिए। ठीक है, तो नाउ द वैल्यू ऑफ 100% ऑफ एक्स इज, इट बिकम 240 एंड डिवाइड बाय 48 इंटू 100। तो ये सिंप्लीफाई करेगा 5 से एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज 500। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, तो इजीली आपको कैलकुलेट करना था, जस्ट रिमेंबर द बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100। देर आर सो मैनी अदर फॉर्मूलाज ऑल्सो जो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट वी हेयर आवर कंसंट्रेशन ऑन दिस पर्टिकुलर मेथड, क्योंकि बहुत टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, और इतना कोई आसान सवाल नहीं पूछेगा, टेढ़ा मेढ़ा पूछेगा घुमा के, तो इससे भी हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is from RBI grade B 2017 paper and the level is also equal to NABARD grade A. ठीक है, the question is Mr. Thomas invested an amount of ₹13900 divided in two different schemes A and B at the simple interest rate of 14% per annum and 11% per annum. ठीक है, if the total amount of simple interest earned in 2 year be ₹3508, so what was the amount invested in scheme B? तो firstly we have to calculate the interest earned in a year. ठीक है, तो we can see here 2 year SI is 3508, then simple interest for 1 year is 3508 divided by 2, that becomes 1754। ठीक है, now we have to calculate, we can use here the alligation and mixture method. Alligation and mixture means, alligation means कि we have to calculate the values differently on 40%, if all the amount is given on 14% and 11%. ठीक है, तो if all the amount is invested on 14%, then the simple interest for 1 year is equal to 14 9 जा 126 12, 14 3 जा 42 plus 42 plus 12 54 and it is 1946 मे बी 14 निमा 126 12 42
और 12 चौवन 5, तो दैट इज द simple interest for 1 year if all the amount is invested on 14%. Similarly we can check for 11%. So if all the amount is invested on this, तो 11 9 जा 99, 11 3 जा 33 and 9 is 42, that becomes 1529. But on the combined rate we can get the interest is 1754. तो एलिगेशन रूल सेज इस वैल्यू में से इसको घटा के यहाँ लिखना है, तो 14 minus 9 it is 5, it's 4 minus 2 it's 2, and this is 225, negative 225. और मिडल वाली वैल्यू में से ये घटेगा तो इट्स बिकम 642 and 14 minus 5 is 9, ठीक है, एंड 18 minus 7 is 1, तो नेगेटिव दिस, तो ये मुझे लगता है 3 से नेगेटिव कैंसिल, 3 से गया 75 एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग 3 इट बिकम 64. तो आफ्टर फिर जा रहा है क्या, किसी से 3 से गया नहीं जाएगा, 3 से किसी से भी नहीं जाएगा क्या, 3 से 18 3 से 12 नहीं जाएगा. तो दिस इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन 14 एंड 11%. तो टोटल इट बिकम्स 75 प्लस 64, तो 9 एंड 139, एंड दैट इज इक्वल टू 13900. तो 1 की वैल्यू कितनी आई 100, तो सिंपली मल्टीप्लाई दिस बाय 100, it becomes 6400 and this becomes 7500. So the amount invested in 14% is 7500, but it was in scheme A, and in scheme B it was invested on 11%, that is equal to 6400. Then the value of amount invested in scheme B is option number A, that is 6400. ठीक है, तो the right answer is option number A. Now moving to the next question. तो this type of questions are useful for your RBI grade B एग्जाम. नाबार्ड ने अभी तक नहीं पूछा है, बट द क्वेश्चन इज वेरी इजी लेवल. ठीक है, अगर बेसिक क्लियर है तो यू कैन मेक प्रॉपरली, अगर नहीं है तो फिर नहीं बना पाओगे. ठीक है, तो हियर वी कैन सी दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2800 फॉर डैश ईयर, एंड दिस वैल्यू कम्स फ्रॉम द ऑप्शंस दीज 3 4 2. ठीक है, ईयर एट 12% पर एनम. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹28,000 डैश ईयर एट 12% is rupees dash. So which of the following? So firstly we can see that our principal is 28,000. If the rate of interest is 12% per annum, 12% per annum, then we can easily calculate the simple interest for 1 year. How? It's 12% of 28,000, that is equal to 1200, 12 8 ja 96, carry forward the 9, or 12 2 ja 24 and 9 33. So we can say that the simple interest for 1 year is 3360, and in the given option it's 3 year for this. तो क्या ये बन रहा है, आफ्टर मल्टीप्लाई बाय 3 it becomes 0080, तो that is the correct answer. Now check for the option number 2. तो after multiplying by 4 it becomes 13440, this is also correct. ठीक है, एंड फॉर 2 ईयर तो इंटू 2 करेंगे तो इट बिकम 6720, तो ये भी करेक्ट है. तो दैट इज वाई आई एम सेइंग दैट ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर. ठीक है, तो 13 का जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ई. तो आपका अगर बेसिक भी क्लियर है तो यू कैन इजीली सोल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, और बोथ आर equally useful for RBI and NABARD if there will be some changes in the exam pattern of NABARD grade A, but in the previous exam no such type of question was there in NABARD exams, but in RBI it is for easy level, we can count it for easy level. ठीक है, now moving to question number 14, that was the part of RBI grade B 2021 exam. ठीक है, तो C question is Ajay invested rupees X in a scheme Z. ठीक है, there is a scheme Z in which Ajay invested rupees X. ठीक है, तो स्कीम Z ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली फॉर द फर्स्ट 3 ईयर. ठीक है, 10% एनुअली फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, एंड देन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर. ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय अजय आफ्टर 8 ईयर इज दिस. ठीक है, if simply let us assume that Ajay invested ₹100, या we can assume 1000 or 10,000, which you जो आपको ठीक लगे. तो that means the value of x is suppose 1000. We can easily assume, ठीक है, कि let our principal or the amount invested in scheme Z, that is x, so that means principal is x and that is equal to 1000. It is the assumed value.
ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट 10% कंपाउंडेड एनुअली फर्स्ट 3 ईयर, द रेट द इंटरेस्ट फॉर्म इज कंपाउंडेड। ठीक है, तो अगर आप यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो तो लेटिस इट इज फॉर 3 ईयर्स, तो वी कैन यूज द लाइन मेथड हेयर। लाइन मेथड सेज दैट 10% इज इक्वल टू 1/10, तो दैट इज this is the interest calculated for first year. We can say it's simple interest or compound interest, whether there is no difference if the rate is compounded annually, so the value for simple and compound interest both are same, so we can say that 1000 का 1/10 is 100. ठीक है, now in the next year our interest becomes the compound interest mean interest पे interest लगेगा, तो again if the rate is same then we can easily write down that value for the next year also. 100 plus 1/10 of 100, so that is 10, so the compound interest for second year is 110. So similar we can use that value for the third year, 110 plus 1/10 of 110, that is 11, and it becomes 121. So this is the compound interest for 3 year. So we can see that here the total compound interest for 3 year is 100, 110, 121, it's 331. So we can say that total amount becomes after 3 year is 1000 plus 331, that is 1331. And now we have to calculate the simple interest for next 5 year at 8% per annum on this value. ठीक है, because annually, then simple interest for next 5 year. तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये डिफरेंस होता है कि जहां पे जो इंटरेस्ट है वो साथ के साथ ऐड होता चलता है। ठीक है, तो आफ्टर 3 ईयर द वैल्यू बिकम्स दिस। ठीक है, बट द इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट इज 1000। तो नाउ 1331 5 इंटू 8 40%, जब आप इसका कैलकुलेट करोगे 1331 का 40%, ठीक है, तो डिवाइड बाय 100 0, तो ये बनेगा 4 4 3 जा 12 1 4 3 52 53 बाई 10, तो इट्स बिकम्स 532.4। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो टोटल इंटरेस्ट है वो इतना है। ठीक है, अगर टोटल इंटरेस्ट इतना है तो इंटरेस्ट कितना है, 331 यहाँ से था और इतना यहाँ से है, तो टोटल इंटरेस्ट हुआ 331 प्लस 532.4, तो इट्स बिकम 0.4, 1 प्लस 2 इज 3 एंड 3 प्लस 3 इज 6, 5 प्लस 3 इज 8, तो 863.4, और इसकी जो वैल्यू है आई थिंक दिस इज इक्वल टू 34536। तो प्रिंसिपल अमाउंट वाज 1000, तो कैलकुलेट करेंगे डिवाइड बाय 863.4 इंटू 10 इसके नाम का और 1000 ये। ठीक है, तो लग रहा है क्या सोल्व हो जाएगा कहीं से। अगर मैं देखूं 4 से जा रहा है ये, अगर ये जा रहा है 4 से, तो मुझे लगता है कि ये 4 4 जा 16, 1 कैरी हुआ, 4 3 12 1 13, 1 कैरी हुआ 24 और 1 25, 2 कैरी हुआ, तो ये 4 से कटेगा, तो द वैल्यू इज इक्वल टू 40,000। तो द इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द स्कीम इज रुपीज 40,000, तो दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल नहीं है यार, बनाया जा सकता है इजीली, बट यू हैव अ कमांड ऑन बेसिक्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, ये थोड़ा सा टेढ़ा है बट लेवल यही है आज का। ठीक है, आजकल ऐसे ही सवाल आ रहे हैं। देखो क्या है, मोहन इन्वेस्टेड, पोज करिए, वीडियो पोज करिए और आराम से सोल्व करिए। मैं भी 2 घूंट पानी पी लेता हूं, फटाफट से सोल्व तो करो। मोहन इन्वेस्टेड रुपीज डैश ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 8% पर एनम फॉर 5 ईयर ऑन स्कीम एक्स। तो यहाँ पे देखो जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उस पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो 40% बनेगा, क्योंकि 8% से 5 ईयर का। ठीक है, और फिर वो कह रहा है कि ही इन्वेस्टेड 75,000 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट 12% पर एनम फॉर 2 ईयर ऑन स्कीम वाई। तो 75,000 जब वो 12% से लगाएगा 2 ईयर में कंपाउंडेड, तो पहले ईयर का इंटरेस्ट इसका 12% लोगे, तो 7500 का 2% इज 1500 150 सॉरी 10% बन गया 7500, और ये 2% बनेगा इसका 1500, तो ये कितना बन जाएगा भाई 9000। ठीक है, तो सेकेंड ईयर फिर ये 9000 प्लस 9000 का 12% 1080, तो ये बनेगा टोटल
9918 और 19080, ये इंटरेस्ट बन गया। अब वो कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट गोट बाय हिम फ्रॉम स्कीम एक्स एंड स्कीम वाई। अब स्कीम वाई से टोटल अमाउंट कितना बना, 75,000 प्लस 19080, तो बना 94,080। तो वो जो डिफरेंस है वो ये वैल्यू है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब देखो ये बार बार चेक करना पड़ेगा कि अगर मैं यहां पे देखूं कि पहला ऑप्शन उठाया कि जो प्रिंसिपल है स्कीम एक्स ये है इधर वाली, ये उधर वाली स्कीम वाई है। स्कीम एक्स पे उसने 40,000 रुपए लगाया, तो 40,000 का 40% कितना हुआ, 16,000। तो टोटल अमाउंट बना 56,000। तो क्या इसका और इसका जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू दिस है, बिल्कुल है, दिस है, बिल्कुल है। स्कीम एक्स से टोटल अमाउंट इतना बनेगा, वाई से इतना, दोनों का डिफरेंस इतना है, तो ये तो बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। नाउ फ्रॉम सेकंड ऑप्शन चेक करो, 55,000 है, 55,000 का 40% कितना होगा भाई, इसका 10% होगा 5500 और 40% होगा 4 टाइम, तो 22,000। तो टोटल अमाउंट बिकम 77,000 और यहां से है 94080। तो डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज इज 17,080 और ये भी गिवन है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नाउ मूविंग टू ऑप्शन नंबर 3, तो वी कैन सी प्रिंसिपल अमाउंट इज 60,000, तो इसका 40% होगा 24,000 एंड 60 और 24 बिकम 84। तो टोटल वैल्यू फ्रॉम स्कीम एक्स बिकम 84,000 और स्कीम वाई इज 94080। तो डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यू इज 10,080। ये करेक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ 1 एंड 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये वाली वैल्यू करेक्ट नहीं आई, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो आई थिंक आप बहुत इजीली बना सकते हो इसको, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट। अब ये आरबीआई ग्रेड बी 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, रिंकू बोरोड एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 फ्रॉम मिलन एंड राहुल, तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। पहला ऑप्शन ये क्या कह रहा है, रिंकू रिटर्न द अमाउंट ऑफ ₹5400 आफ्टर ड्यू डेट टू मिलन। भैया 54 तो देखा है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है तो हमारे पास टाइम भी तो होना जरूरी है, तो इससे तो नहीं होगा। रिंकू रिटर्न 5900 टू राहुल आफ्टर ड्यू डेट, तो यहाँ भी टाइम नहीं पता। रिंकू रिटर्न द मनी टू मिलन बाय एसआई वेयर टू राहुल बाय कंपाउंड, यहाँ एसआई लगा यहाँ सीआई लगा, भैया टाइम तो फिर भी नहीं पता। अगर रेट बतानी है तो आपको टाइम तो पता होना ही होना चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ पे ए बी एंड सी इवन टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मुझे लगता है कि बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो एक हमने शायद क्वेश्चन नंबर 10 दिया था होमवर्क, ठीक है। तो हाँ, एक 10 दिया है और एक ये 16 दे रहा हूँ, तो दोनों 17 सॉरी, ठीक है 17। और मैं आंसर भी बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, और जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसका आंसर ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो अगर आपके दोनों क्वेश्चन सोल्व हो जाएं तो आपको टाइप करना है कि यस सर आई हैव माई क्वेश्चन नंबर 10 एंड 17 इज सोल्व्ड। आपको सिर्फ ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। आपको लगेगा कि सर क्या कमेंट करवा रहे हो जब सोल्व ही हो गया। तो अगर मैं आपको 1.5 घंटा पढ़ाने के लिए, इससे पहले 3-4 घंटे लगते हैं भाई लेक्चर बनाने में। अगर आपको लग रहा हो इजी टास्क है, कहीं से कुछ भी उठा के टाइम पास करने थोड़ा आया हूँ मैं, तो अगर मैं आपके लिए इतने घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट एफर्ट लगा सकता हूँ, तो आप मेरे लिए एक लाइन लिखने में क्या दिक्कत है आपको, ठीक है। तो आपको लिखना है जरूर, ठीक है, और ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आपको चेक करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, यही जेन्युइन क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको टाइप करना है। 2 का आंसर मैंने आपको बता दिया है, 17 और 10 का, लेकिन इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताएंगे कि क्या आने वाला है, ठीक है। सोल्व करोगे पक्का। चलो फिर, तो ये आज का लेक्चर था हमारा। उम्मीद करूंगा कि मैं आपको एक क्रिस्प मैनर में चीज़ें समझा पाया होगा कि प्रॉफिट लॉस से, इंटरेस्ट से कैसे सवाल पेपर में आते हैं। थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर करने की भी कोशिश की मैंने, लेकिन देखो 4 कदम की दूरी है, ठीक है। 2 कदम मैं तो क्यों चलूँ आपके लिए, और आपको चलने भारी पड़ जाएंगे 4 कदम, तो इसलिए 2 कदम मैं चल गया हूँ आपके लिए।
मैंने समझा दिया है। अब 2 कदम आपको भी चलना है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, आप नहीं बना पाएंगे पेपर में भाई। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होता है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, लिमिटेड चीज़ें पढ़ो, लेकिन उन पे प्रैक्टिस जरूर करो। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वाइज सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट दो। यही वक्त है। कितना, 1 महीना बचा है पेपर में। आज भी नहीं करोगे तो फिर आपको रिग्रेट वाला पेन होगा बहुत ज़बरदस्त। तो ये जो हार्डवर्क वाला पेन है ना, इससे बहुत पेनफुल होता है वो, कि काश उस टाइम पे ये कर लेता। मुझे भी अफसोस होता है एक आध बार कि मुझे, मेरे पास एक दो अपॉर्चुनिटी थी, मुझे कर लेना चाहिए था तब। ठीक है, रिलेटेड टू इस नहीं थी, ये कोई एजेंडा नहीं है से यहाँ शेयर करने का, मैं वैसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन मुझे लगता है कि आप समझेंगे इन सब सिचुएशन को, और बेनिफिट तो आपका, जॉब आपने लेनी है तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये खास सीरीज है। 4 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, 2 और आएंगे अभी क्वांट के, तो उन दोनों को भी जरूर देखिएगा। एक स्पेशल लेक्चर डीआई पे भी आएगा, तो हमारे साथ ट्यून रहिएगा बिल्कुल। आज ये लेक्चर आपको मिल रहा है, परसों फिर आपको एक लेक्चर मिलेगा, उसके बाद फिर एक लेक्चर मिलेगा ऑल्टरनेटली डेज पे, फिर आपको रीजनिंग और इंग्लिश के लेक्चर भी मिलेंगे। तो लगातार हमारा इसी चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने आरबीआई ग्रेड बी के लिए अपना क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है, उसमें भी इनरोल कर सकते हैं आप। वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें डिटेल्ड में, टॉपिक वाइज, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब मिल जाएगा। वहाँ लाइव क्लासेज होती हैं। ठीक है, और मतलब आप समझदार हो। ठीक है, ये फ्री में है तो वो पेड है, तो अंतर तो होगा ही, जाहिर सी बात है। बट यहाँ भी हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है, बट आपको अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ये अपडेटेड मटेरियल कहाँ मिलेगा। भाई कोर्स में मिलेगा। ठीक है, बाकी बुक आप जो भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, मेरी तरफ से आपको खुली छूट है। ठीक है, चलो तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। कमेंट करके जरूर बताया करो वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।